डेविस का केस, दोनों पकड़े गए हैं। एक को मतलब उस मुल्क के हवाले किया जाता है और दूसरे का केस ICJ में लड़ा जा रहा है। तो क्या ये इंटरनेशनल लॉज की कोई कंट्रडिक्शन नहीं है सर उसमें? नहीं, दोनों केसों के फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक शख्स जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेता है बतौर रेमंड डेविस, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर। उस पर एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन और काउंसलर एक्सेस की। काउंसलर की कैटेगरीज क्या होंगी, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी एडमिन स्टाफ की है, वो एडमिन स्टाफ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एक्रेडिटेशन लेता है, क्लेम करता है कि मुझे इम्यूनिटी है। उस दौरान उससे 2 कत्ल होते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर वो कहता है मुझे उस इम्यूनिटी की प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये डिफरेंट केसेस के फैक्ट अलग हैं। जालिब वाले केस में वो ओन नहीं करता कि मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, ना वो डिप्लोमेट का नुमाइंदा है। वो जब पकड़ा जाता है फिर वो कहता है कि मैं रियासत की इंस्ट्रक्शन पे यहाँ काम कर रहा हूँ। सो उसकी जो लीगल फैक्ट्स वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसका इसलिए ट्राई यहाँ पर हो सकता है, बाकी सियासी किसी वक्त नहीं रहेगा। मगर आपका सारे सवाल बीच में रहेगा। ये जो प्रॉक्सी वार्स आजकल चल रही है सीरिया में, इसमें कोई दावा है कि अब रशिया बशर अल-असद को सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका सीक्रेटली जो हमें इंफॉर्मेशन जो हम बैठते हैं डिस्कस करते हैं, तो IS इज सपोर्टेड बाय अमेरिका और वो इनडायरेक्टली उनको वेपन्स भी मिल रहे हैं। तो वेदर देयर इज एनी इंटरनेशनल लॉ ऑन दिस टॉपिक क्योंकि इसी तरह ये छोटे मुल्कों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज। जी 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 जी, देखिए ये बेसिकली डोमिनेटली इस पर एनालिसिस बेहतर सियासी हो सकता है। लीगली स्पीकिंग जो किसी भी मुल्क में इंटरवेंशन इज अनलॉफुल, चाहे वो थ्रू प्रॉक्सी हो थ्रू अदरवाइज हो। इस पर 1965 का कानून है, 1971 का कानून है। अगर आप वो चाहें तो वैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको उसकी कॉपीज दे दें कि दूसरे मुल्क में आप प्रॉक्सी नहीं लेके जा सकते लीगली। अब सियासी तौर पर जाहिर होता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन जब वो प्रॉक्सी आइडेंटिफाई हो जाता है तो इट इज व्यूड एज वायलेशन ऑफ लॉ। तब अनलेस कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई जनरल रेजोल्यूशन हो। अब जनरल रेजोल्यूशन इराक के ऊपर भी थी, अफगानिस्तान पे भी थी, और कहा ही जा रहा है सीरिया पर भी है। इसके इंटरनेशनल लॉयर्स में इख्तिलाफ राय है। एक नुक्ता नजर इंटरनेशनल लॉयर्स का ये है कि ये ऑथेंटिक मैंडेट नहीं है। जिस तरह इराक में जो था, चिलकोट रिपोर्ट में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ यूके ने क्यों ये एडवाइस दी कि जो इराक पर अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन थी वो वाइड ना थी, क्यों ये एडवाइस। तो बारह ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन लेट्स कम डाउन टू आवर टॉपिक। हम बहुत बाहर निकल गए। The topic that we were focusing was कि as judges, as people who are in the service of the state, जब issues और laws की interpretation आपके सामने आती है किसी भी फॉर्म एंड शेप में, तो आप ये एफर्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे इसका ताल्लुक किस इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी से है, और उस ट्रीटी और कन्वेंशन पर भी आप अपनी जजमेंट में बात कर सकते हैं। You can reflect on that, you can interpret it. As judge of the competent court, you are fully empowered to make a comment about an international treaty, its provisions, whether it helps you in that case or it doesn't help you, it helps one party or the other party. That interpretation का room जो है, that you need to make use of in your capacity as judges and scholars, so that jurisprudence is enhanced further. So I would like to thank you for your time. It has been a pleasure to interact with you. Some very good questions. I hope I have been able to respond to some. लेकिन जो सवाल उठाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मेरा ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जवाब देने से। तो आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपके साथ बड़ा अच्छा सेशन रहा, और अवैस मेरा ख्याल है कंडक्ट दी फॉर दिस सेशन। मुझे आप ज़रा इजाज़त देंगे, मैंने वहाँ पहुँचना था, तो 12 इट हैज़ बीन अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। तो मेरा ख्याल है आपके लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we have tea now, and then we return